एक्सरसाइज कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस। इनमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत ही आसान है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होती है? ऐसी फोर्स जो कोई भी प्लैनेट उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उस पर जो फोर्स लगाता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय प्लैनेट ऑन एनी बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम अर्थ के लिहाज से बात करेंगे तो इसको हम यूँ कहेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय अर्थ ऑन बॉडी is called force of gravitation. Force of attraction by earth on a body is called gravitational force of earth. ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। Gravitational force is the या force of gravitation, the force of attraction by earth or any planet on other body। ठीक है, जो उसकी सरफेस पर रखा होगा या उससे थोड़ी हाइट पर होगा, तो ऐसी फोर्स को हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, वो उस प्लेनेट की फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी। अच्छा जी, उसके बाद है डू यू अट्रैक्ट अर्थ। 5.3 शॉर्ट क्वेश्चन है। पूछ रहे हैं कि डू यू अट्रैक्ट अर्थ और अर्थ अट्रैक्ट्स यू। कहते हैं कि क्या आप अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं या अर्थ ही आपको अट्रैक्ट करती है सिर्फ। उसके बाद विच वन इज अट्रैक्टिंग विद द लार्जर फोर्स, यू और अर्थ। कहते हैं पहले तो ये बताएं कि अर्थ आपको अट्रैक्ट करती है या आप अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं। फिर ये बताएं कि आप ज़्यादा अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं या अर्थ आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो इसका आंसर ये है, अगर हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक सोचें तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में लिखा था एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर बॉडी। तो अर्थ हमें अट्रैक्ट कर रही है और हम अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन जिस बॉडी का मैस ज़्यादा होता है वो लाइटर मैस वाली बॉडी को, स्मॉल मैस वाली बॉडी को ज़्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ का मैस हमारे मैस से बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अर्थ हमें अट्रैक्ट करती है। हम जिस फोर्स के साथ अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं वो फोर्स बहुत स्मॉल है। ठीक है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम अर्थ को अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं लेकिन बहुत स्मॉल फोर्स है, इसलिए वो इग्नोर हो जाती है। ठीक है, महसूस नहीं होती, फील नहीं की जा सकती, क्योंकि अर्थ का मैस हमारे मैस से कई गुना ज़्यादा है, सो मेनी टाइम्स ग्रेटर। इसलिए हम कहेंगे अर्थ अट्रैक्ट्स अस विद लार्जर फोर्स। ठीक है, तो इसका आंसर यही लिखेंगे, अर्थ अट्रैक्ट्स अस and we also attract earth, attract to earth, but earth attracts us with larger force, earth attracts us with larger force because mass of earth is so many times greater than our mass। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या लगता है कि अर्थ हमें ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया 5.3 शॉर्ट क्वेश्चन का। उसके बाद है व्हाट इज मीन्ड बाय द फील्ड फोर्स। तो फील्ड फोर्स के बारे में कहते हैं कि फील्ड फोर्स क्या है। पार्ट 3 है व्हाट इज फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स इज अ फोर्स व्हिच एग्जिस्ट्स इन अ स्पेसिफिक रीजन और स्पेस एंड अट्रैक्ट्स बॉडी, आइदर बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट और नॉट कॉन्टैक्ट। मतलब कहने का ये है कि फील्ड फोर्स ऐसी फोर्स है जो किसी भी बॉडी पर एक खास रीजन तक एग्जिस्ट करती है और वो बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो बॉडी जो अट्रैक्ट कर रहा है दूसरे बॉडी को वो उसके साथ फिजिकल कनेक्शन में हो। मिसाल के तौर पर ये पॉइंटर है, इसको मैं अगर यहाँ से छोड़ दूँ तो ये नीचे ही जाएगा। क्यों जा रहा है? यहाँ पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है,
तो ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो फील्ड फोर्स है, वो फील्ड की वजह से ये नीचे जा रहा है। अर्थ का फील्ड यहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, तो जहाँ तक अर्थ का फील्ड होगा वहाँ तक से ये अर्थ क्या करेगी, बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। जरूरी नहीं है कि बॉडी इस अर्थ के साथ कनेक्शन में हो, ठीक है। वो कॉन्टैक्ट फोर्सेज होती हैं जो जब बॉडीज कनेक्शन में, मिसाल के तौर पर मैंने इस पॉइंटर से लिख रहा हूँ तो जो मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। कनेक्शन है तो ये मूव करेगा, वो कॉन्टैक्ट फोर्स। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो फील्ड फोर्स है, बॉडीज को अपने फील्ड की वजह से अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो फील्ड फोर्स इज अ फोर्स, द फोर्स which exists in specific region or space and bodies are attracted towards surface of any planet due to their field force, ठीक है। फील्ड फोर्स की वजह से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अर्थ का भी ग्रेविटेशनल जो है फील्ड है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को हम फील्ड फोर्स का नाम देते हैं। एग्जांपल से लिख लेते हैं कि फील्ड फोर्स की क्या एग्जांपल्स हैं। तो एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। दूसरी कौन सी एग्जांपल है जिसमें हम कहें कि वो भी फोर्स फील्ड फोर्स है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेट भी तो एक खास जगह तक, यानी कि आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जब आयरन उसकी रेंज में आता है, ठीक है। तो मतलब वो भी फील्ड की वजह से अट्रैक्शन होती है। तो मैग्नेटिक फोर्स ये भी फील्ड फोर्स है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फोर्स जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान होती है, तो ये भी फील्ड फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक हो गया। 5.5 देखते हैं। Why the earlier scientists could not guess about gravitational force। कहते हैं कि पहले के जो साइंटिस्ट थे वो ग्रेविटेशनल फोर्स का कंसेप्ट क्यों ना दे सके। तो उसके रीजंस ये हैं कि लैक ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ नॉलेज एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, lack of advanced technology। एक तो रीजन ये थी। दूसरा ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो खुद ही वीक फोर्स है, इसका इफेक्ट आसानी से ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, ठीक है। मिसाल के तौर पर पॉइंटर अगर ज़मीन पर गिर जाए तो उसको उठाते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमेशा प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढा जाता है। तो इसलिए उन्होंने जो है इसको वीक फोर्स है, इसका इफेक्ट आसानी से ऑब्जर्व नहीं हुआ, तो इसलिए उन्होंने कोई भी साइंटिस्ट इसके बारे में बात ना कर सका या इसके बारे में कुछ भी बता ना सका, एक्सप्लेन ना कर सका। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीक फोर्स, ठीक है। और तीसरी रीजन ये है यहाँ पर कि आप ये भी याद रख लें, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर वीक फोर्स है ना, लेकिन इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। पढ़ा है ना हमने कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एग्जिस्ट करता है, तो मतलब ये लॉन्गेस्ट रेंज फोर्स है। आपने एटम और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की फोर्स के बारे में पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में, तो उनकी रेंज बहुत सवाल होती है ना, ऐसे ना वो माइक्रोमीटर फेमटोमीटर तक एग्जिस्ट करते हैं, नैनोमीटर तक उनकी रेंज होती है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक। तो इसकी रेंज आप लिख लें कि रेंज इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है लॉन्गेस्ट रेंज। तो लॉन्ग रेंज
लॉन्ग रेंज फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है जी स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन है 5.6। इसमें कह रहे हैं कि हाउ कैन यू से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फील्ड फोर्स। आप कैसे कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फील्ड फोर्स? वी कैन से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फील्ड फोर्स बिकॉज इट अट्रैक्ट्स बॉडीज विद either body is in contact with earth। जी स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन है 5.6। इसमें कह रहे हैं कि हाउ कैन यू से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फील्ड फोर्स। आप कैसे कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फील्ड फोर्स? वी कैन से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फील्ड फोर्स बिकॉज इट अट्रैक्ट्स बॉडीज विद either body is in contact with earth or not। मिसाल के तौर पर मैंने आपको पहले बताया कि ये ऑब्जेक्ट अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ूंगा तो ये नीचे ग्राउंड की तरफ चला जाएगा, हालांकि ग्राउंड का इसके साथ कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो कनेक्शन, विदाउट एनी कनेक्शन अगर कोई बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करेगा तो वो अपनी फील्ड की वजह से करेगा, ठीक है। मतलब वहाँ पर अर्थ का इस बॉडी के ऊपर फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए वो फील्ड इस बॉडी को अपने सेंटर की तरफ, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम ये यहाँ लिखेंगे बिकॉज अर्थ attracts bodies towards its centers either body is in contact with earth or not in contact, ठीक है। अगर ये पॉइंटर अर्थ पर पड़ा हुआ कनेक्शन में है तब भी अर्थ उसको इस पर अपनी फोर्स लगा रही है, और अगर ये अर्थ से ऊपर है तब भी अर्थ बगैर कनेक्शन के भी इस पर फोर्स लगा रही है। तो इसलिए हम ये कहेंगे neither body is in contact with earth or not in contact, ठीक है। तब भी अर्थ जो है उनको अट्रैक्ट करती है। सो Earth attracts bodies due to its field अपने फील्ड की वजह से अट्रैक्ट करती है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फील्ड फोर्स, सो इट इज, और ग्रेविटेशनल फोर्स इज फील्ड फोर्स, ठीक होगी। तो इसलिए अब 5.7 है, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। per unit mass of body is called gravitational field strength। gravitational field strength तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास ऑफ बॉडी। तो इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। सो न्यूटन पर किलोग्राम इसका यूनिट हो गया। तो ये जी, स्मॉल जी की डेफिनेशन है। इसके यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल भी हो सकता है, और ये मैंने आपको पहले बताया हुआ जब हमने चैप्टर में ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा था, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, 5.8 है, इसमें कहते हैं कि आप ये बताएं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है? तो इसकी इम्पोर्टेंस एक तो ये है कि हम दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन फाइंड बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। कैलकुलेट force of attraction
between two bodies, ठीक है। हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का अंदाजा लगा सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं दो बॉडीज के दरमियान कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बाय लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बाय लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दूसरा क्या है, हम ये भी बता सकते हैं कि सैटेलाइट्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं अर्थ के अराउंड, उनकी ऑर्बिटल स्पीड अगर हमें मालूम करनी हो तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ही अप्लाई करके हम ऑर्बिटल स्पीड मालूम कर सकते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि एक सैटेलाइट मैस है और एक अर्थ का मैस है, इन दोनों मैसेज के दरमियान फोर्सेस को हम कंसिडर करते हैं और फिर हम ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला फाइंड करते हैं, ऐसे। तो यहाँ ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम वी लिखेंगे ऑफ सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। और इसके अलावा भी जितने भी रॉकेट्स वगैरह या कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो किसी टारगेट की तरफ सेंड किए जाते हैं, तो उनकी कैलकुलेशंस के लिए भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई किया जाता है। उनकी स्पीड, उनकी हाइट, रेंज, ये सारे फैक्टर्स मालूम करने के लिए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जो है वो बेसिक इम्पोर्टेंस है, ठीक है। उसके बाद आगे 5.8 के बाद 5.9, 10, ये दो जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट नहीं है बल्कि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो उनके लिए अलग वीडियो बनी हुई है पहले ही, वो आपने देख ली होगी। तो वो लॉन्ग क्वेश्चंस है बेसिकली, वो आपने वहाँ से कर लेने हैं। उसके बाद है 5.11 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है। कहते हैं कि हाउ कैन यू फाइंड मैस ऑफ मून। अगर आप मैस ऑफ मून मालूम कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं बताएं। तो हम लिखेंगे यस वी कैन फाइंड मैस ऑफ मून find mass of moon by formula। जो मैस ऑफ अर्थ के लिए फार्मूला था ना, वही मैस ऑफ मून के लिए ही फार्मूला है। मैस ऑफ मून लिखेंगे, यहाँ ई की बजाय एम लगा के सब्सक्रिप्ट जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। लेकिन यहाँ पर जी जो है वो अर्थ सरफेस पर जी की वैल्यू नहीं कंसिडर होगी। आपको मालूम होना चाहिए कि जी जो मून सरफेस पर है वो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू है मून पर। और रेडियस ऑफ मून है यहाँ पर, ठीक है। मून का रेडियस, जी की वैल्यू मून पर, रेडियस ऑफ मून वो है 1740 किलोमीटर। इसको मीटर में करें तो 1.74 10⁻⁻6 मीटर बन जाता है, ठीक है। और ये जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, आपको पहले ही मालूम है 6.67 10⁻⁻11। बाय पुटिंग वैल्यूज of g m, radius of moon and universal constant g, we get mass of moon that is 7 10⁻22 kg, ठीक है। यहाँ 5.9 आ जाए 6.2 आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा जितना कि पावर कंपल्सरी है। तो मून का जो मैस है वो 10⁻22 kg में है, ठीक है। और अर्थ का मैस किस में है 10⁻24 kg में। तो अर्थ का मैस ज़्यादा है और मून का मैस कम है। कि व्हाई डज द वैल्यू ऑफ जी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लेस टू प्लेस जी की वैल्यू जो है वो वेरी क्यों होती है, तो उसकी रीज़न हमने बतानी है। एज वी नो वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद द ऑल्टीट्यूड जी एम ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एच इसका होल स्क्वायर। तो यानी कि आल्टीट्यूड के साथ इनवर्स रिलेशन है जी की वैल्यू का, तो इसलिए जी की वैल्यू जो है वो हाइट के साथ साथ वेरी करती है। और दूसरी बात ये है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो भी हाइट के साथ डिक्रीज होती है, तो जी की वैल्यू भी सारी बात है डिक्रीज होगी। एज जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू altitude altitude मतलब यहाँ पर हम हाइट ले रहे हैं,
तो हाइट के साथ इनवर्स रिलेशन है, हाइट बढ़ेगी तो जी की वैल्यू कम होगी और हाइट कम होगी तो जी की वैल्यू बढ़ेगी। इसके अलावा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो भी डिक्रीज होती है, फील्ड स्ट्रेंथ is decreased with rise in altitude. So value of G is decreased. Value of G is decreased. मतलब वैल्यू करके चेंज हो गई। अब इसके बाद है 5.12 के बाद 5.13 जो है वो जो समझिए कि किस्म का लॉन्ग क्वेश्चन है वो पहले करवाया हुआ है चैप्टर में। 5.14 व्हाट आर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, तो बहुत आसान है। द ऑब्जेक्ट्स सेंट बाय द साइंटिस्ट्स इन स्पेस, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो साइंटिस्ट स्पेस में भेजते हैं फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का नाम देते हैं। द ऑब्जेक्ट्स sent by scientists in space around orbit around Earth in specific orbit। ठीक है, to revolve around Earth in specific orbit for communication purpose, communication purpose। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो इसकी एग्जांपल्स में है, एक सैटेलाइट है उसका नाम है इंटरसैट 6, ठीक है, तो ये नाम याद रख लें। उसके बाद जी 5.5 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें कहते हैं हाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। कहते हैं कि न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो मोशन ऑफ सैटेलाइट्स को अंडरस्टैंड करने में, समझने में किस तरह हेल्पफुल है। तो हम जानते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से ही हमने देखा था कि अर्थ जो है वो सैटेलाइट के ऊपर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करती है, और उस नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को अप्लाई करके हम उस सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। तो मतलब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सैटेलाइट्स की मोशन को अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल है, ठीक है। एज अर्थ provides necessary centripetal force को FC लिख रहा हूँ, to satellite, then it revolves around Earth so then we can find orbital velocity of satellite, velocity of satellites by applying law of gravitation, ठीक है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब है दो बॉडीज के दरमियान हमने फोर्सेस का कंपैरिजन किया था, फोर्सेस को देखा था कि फोर्स अप्लाई कहाँ से हो रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू हमें पता चला था कि ग्रेटर मैस अर्थ का है तो अर्थ ही सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर रही है सैटेलाइट के ऊपर, इसलिए जो है वो उसके बाद हम ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने मालूम की सेंट्रीपिटल फोर्स फार्मूला अप्लाई करके, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया 5.15। उसके बाद है 5.16 ऑन व्हाट फैक्टर्स ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स। ऑर्बिटल स्पीड किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वो हमें फैक्टर्स लिखने हैं। तो पहले तो आपको फार्मूला आना चाहिए, वी ऑर्बिटल इज इक्वल टू जी एच सब्सक्रिप्ट आर प्लस एच इसका अंडर रूट, ठीक हो गया।
अब यहाँ पर आपको ये जी एच वेरिएशन ऑफ जी विद आल्टीट्यूड से आपको मालूम होगा जी एच इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एच, इसका होल स्क्वायर होता है। तो ये हम यहाँ पर लगा देंगे जी एम ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एच, इसका होल स्क्वायर डॉट ये आर प्लस एच वैसे लगा दें और इस होल के ऊपर अंडर रूट, यानी कि इस जी एच की जगह पर ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी और ये वैसे आ गई। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब इस आर प्लस एच के साथ एक आर प्लस एच यहाँ से कट गया, एक रह गया, यहाँ पर जी एम ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एच, इसका अंडर रूट। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। प्लैनेट के मास पर, यानी कि जहाँ से सैटेलाइट लॉन्च की है, यानी कि मास ऑफ अर्थ पर डिपेंड कर रही है। और ऑर्बिटल रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस क्या होता है? अर्थ के सेंटर से लेके सैटेलाइट तक का डिस्टेंस, उसको हम ऑर्बिटल रेडियस क्या नाम देते हैं। तो फैक्टर्स हैं मास ऑफ प्लैनेट और मास ऑफ अर्थ, और उसके बाद है ऑर्बिटल रेडियस। लेकिन एक बात याद रखें कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करती कि सैटेलाइट कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसका मास कितना है, उस पर ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर फार्मूले में स्मॉल एम नहीं है कहीं भी। तो स्मॉल एम होता तो वो सैटेलाइट का मास कंसिडर होता। तो इसलिए हम कहेंगे कि मास ऑफ अर्थ पर डिपेंड कर रहे हैं और ऑर्बिटल रेडियस, यानी कि अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट तक का टोटल डिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं 5.16। उसके बाद 5.17 है, वो कहते हैं कि वाई कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और स्टेशन इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। जब हमने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे सैटेलाइट्स जिनकी वेलोसिटी अर्थ के लिहाज से ज़ीरो हो जाए, तो सैटेलाइट्स हुज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज ज़ीरो, उन्हें हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है ना? तो मतलब वो रेस्ट पर नहीं होते, अर्थ के लिहाज से रेस्ट पर होते हैं। अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है और सैटेलाइट अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, तो दोनों के वेलोसिटीज आपस में सिंक्रोनाइज कर जाती हैं, तो इसलिए हम कहते हैं एक दूसरे के लिहाज से वो रेस्ट पर होते हैं। तो कहते हैं ऐसा क्यों ज़रूरी है? ऐसा इसलिए ज़रूरी है कि हमने सैटेलाइट से सिग्नल जो रिसीव करने हैं, ठीक है, अगर हमारी अर्थ की वेलोसिटी के साथ सैटेलाइट की वेलोसिटी सिंक्रोनाइज कर रही होगी तो हमें बार बार अपना एंटीना चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्लियरली और इजीली हमारा जो एंटीना है वो सिग्नल रिसीव कर सकेगा। मिसाल के तौर पर ये एक ऑर्बिट है जिसमें सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारे पास अर्थ है और अर्थ के ऊपर यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, रिसीवर या एंटीना लगाया हुआ है जो सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव कर रहा है, और हमें हमारे लिए कम्युनिकेशन का सबब हम सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव कर रहे हैं, ट्रांसमिशन देख रहे हैं किसी भी चैनल के, या लाइव मैचेस देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, सैटेलाइट यहाँ से सिग्नल इस सर्वर भेज रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर सैटेलाइट अर्थ के लिहाज से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ना हो, ठीक है, यानी कि उसकी वेलोसिटी अर्थ की वेलोसिटी रोटेशनल वेलोसिटी के इक्वल ना हो, तो फिर क्या होगा, हमारा एंटीना तो इधर आ गया होगा, सैटेलाइट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होगा या सैटेलाइट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो फिर क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, अपने एंटीना को इसके पास लेके आना पड़ेगा हर कुछ देर के बाद, ठीक है। तो हमें इस तरह ट्रांसमिशन में मसला होगा। तो इस तरह अगर सैटेलाइट जो स्टेशनरी ऑर्बिट में होगा ना, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, तो फिर हमें बार बार एंटीना की पोजीशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम क्लियरली और एक्यूरेटली जो इंफॉर्मेशन है वो सैटेलाइट से रिसीव करेंगे। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, टू अवॉइड चेंजिंग पोजीशंस of antenna to get clear information signals
from satellite. Satellite must be in geostationary orbit. So satellite must be in geostationary orbits. ठीक है, तो ये बात है।